दोस्तों, आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे एसी सर्किट एंड पॉलीफेज सिस्टम, मतलब प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकला प्रणाली। तो उसमें हम जो सीरीज़ नंबर 4 थी उसमें हम 82 क्वेश्चंस ऑलरेडी पुटअप कर चुके थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं 82। देखो चित्र दिया है, मतलब एक तरंग दे रखी है, ये एसी तरंग है। कौन सी तरंग है भैया जी? एसी तरंग। चित्र में दर्शाए गए तरंग का प्रभावी मान, देखो भैया जी, जब भी आपसे प्रभावी मान पूछता है तो प्रभावी मान का मतलब है आरएमएस मान पूछ रहा है हमसे। कौन सा मान पूछ रहा है? आरएमएस मान। और ये हमें दे रखा है, ये होता है पीक बिंदु, जिसको कहते हैं बी मैक्सिमम वाला मान। पीक बिंदु होता है, पीक पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये ऑलरेडी बीएम हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना आरएमएस, तो बी आरएमएस होता है बी मैक्सिमम बाई रूट 2, ठीक है ना। तो बी मैक्सिमम का मान तो ये रखा है, बाई रूट 2 कर देंगे, तो मतलब 537 बाई रूट 2 करेंगे तो लगभग 380 वोल्टेज के आसपास निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो उसमें जो समझने वाली चीज़ है वो एक ही है, यदि प्रभावी मान के पूछता है तो प्रभावी मान का मतलब सीधा सीधा है कि वो आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो आरएमएस वैल्यू होती है बी मैक्सिमम बटे बाई रूट 2, एसी सप्लाई के लिए होती है केवल, ठीक है ना। हम केवल एसी सप्लाई, और ये जो तरंग है ये भी एसी सप्लाई है, तो हम इस फॉर्मूले से हम आरएमएस वैल्यू या प्रभावी मान ज्ञात कर सकते। चलो नेक्स्ट देखो 83 क्वेश्चन। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ, मतलब ये एल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एल परिपथ में याद रखना हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर रहता है या फिर लैगिंग धारा रहती है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पावर फैक्टर पूछे वो भी लैगिंग रहेगा, और यदि परिपथ में धारा भी पूछता है तो वो भी लैगिंग रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि एक श्रेणी आर एल परिपथ है, ठीक है ना, जिसमें आर का मान दे रखा है कितना, 5 ओम दे रखा है। इंडक्टिव रिएक्शन मतलब एक्सएल का मान दे रखा है 12, तो उसकी प्रतिबाधा मतलब जेड का मान पूछ रहा है। तो ये तो आसान है, ये जेड बराबर होता है रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू रख दो आप, तो रूट ऑफ द आर की जगह 5 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस इंडक्टिव प्रतिघात दे रखी 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट ऑफ द ये हो गया 25 प्लस 144, इसको जब रूट करेंगे आ जाएगा 169। तो ये होता है भाई 13 का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको केवल इसमें ये फॉर्मूला याद रखना, जो इम्पिडेंस का जो प्रतिघात का जो फॉर्मूला है वो जेड बराबर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल स्क्वायर होता है। वैल्यू अपने पास दोनों गिवन है, तो ऑटोमेटिक हम जेड का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85। प्रतिघात एवं प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए, अभी मैंने फॉर्मूला जस्ट 24 क्वेश्चन में बताया था, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर देने में बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को पहले तो मैं कितनी बार बोलता हूँ आपसे कि पहले क्वेश्चन को जरूर आप सावधानी पूर्वक पढ़ें कि उसमें नहीं है हाँ है। कई बार ऐसे अपन को घुमा देता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है या फिर कौन सा ऑप्शन है। तो पहले आप क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ें, उसके बाद अपना आंसर पुटअप करें, ठीक है ना। तो 85 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कैपेसिटिव प्रतिघात, मतलब ये सी की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये एक्सएल बराबर होता है 1/2 पाई एफ और सी। ये आवृत्ति के प्रति रिगार्डिंग अपना रिलेशन पूछ रहा है, तो आवृत्ति एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/f के। ऑप्शन देख लो, फ्रीक्वेंसी के अनुपाती होनी तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फॉर्मूले याद हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन को भी फॉर्मूलों की मदद से हल किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए तभी तो कहता हूँ कि लास्ट में फॉर्मूले ज़रूर याद रखने चाहिए आपको। एक नोटबुक बना लो जिसमें केवल लेसन वाइज फॉर्मूले होगा। हालांकि मैं वो सारी चीज़ें करवा दूंगा लास्ट में, जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो सारे फॉर्मूले एक साथ में आपको बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले इस लेसन में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो 86 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो 16 पिको फेरड मान के प्रत्येक 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में, ओके जी, माना कि संधारित्र एक ये लग रहा है और एक श्रेणी क्रम में दोनों, ठीक है ना। इसका मान भी 16 पिको फेरड है और इसका मान भी 16 पिको फेरड है। तो उनका टोटल धारिता पूछ रहा है, टोटल धारिता पूछ रहा है। ये तो हो जाएगा 1/16 प्लस के 1/16, 16 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस के 1, ये 2/16 हो जाएगा। जस्ट ये 1/c का मान है लेकिन हमको निकालना c का मान, तो c बराबर 16/, तो ये 8 माइक्रोफेरड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 87 का। नेक्स्ट देखो कैपेसिटिव एसी परिपथ में, मतलब ये सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। तो देखो सी का काम क्या है, देखो आप एक थोड़ी सी ट्रिक से याद रख सकते हो आप। सी का काम है आवेश को स्टोर करना, ठीक है ना। आवेश मतलब मान सकते हैं हम वोल्टेज मान सकते हैं आवेश को, ठीक है ना। तो उस चीज़ को, चार्ज को स्टोर करता है, मतलब वोल्टेज इसमें स्टोर होगा तो समय लगाएगा तो धारा आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो धारा हमेशा आगे रहती है किसमें, सी वाले केस में, लेकिन एल वाले केस में धारा रहती है पीछे, क्योंकि ये उस करंट का ही तो विरोध कर रहा है। करंट का विरोध करने के कारण एल में तो धारा रहेगी पीछे, लेकिन कैपेसिटेंस में धारा रहेगी आगे, वोल्टेज रहेगा पीछे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अब देखते हैं हम ऑप्शन। तो कैपेसिटेंस का रिलेशन वोल्टेज थे, मतलब वोल्टेज तो रहेगा पीछे, धारा रहेगी आगे। तो धारा वोल्टेज से आगे चलती, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन दे रखा है ये रिलेशन। पीटी का मतलब है, ये नीचे आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन आ नहीं सकता, इसलिए पीटी का मतलब वास्तविक शक्ति, ओके। पीए का मतलब आभासी शक्ति। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है भैया जी, और पावर फैक्टर होता है cos फाई बराबर होता है बी गुना आई इंटू cos फाई बटे वी गुना आई होता है, ये वाला होता है। तो ऊपर वाली शक्ति को कहते हैं वास्तविक शक्ति और नीचे वाले शक्ति को कहते हैं आभासी शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये तो 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अपने पास बचे ये, तो ऊपर वाला आपने समझ लो। वास्तविक शक्ति कौन सी है, वास्तविक शक्ति ऊपर वाली, जो अपन के लिए इसको कहते हैं यूजफुल, क्योंकि ये शक्ति अपन के लिए काम आती है, तो इसको हम कहेंगे वास्तविक शक्ति। ये जो आभासी शक्ति V गुना आई, ये जो क्या है, ये आभासी शक्ति है। तो आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति का ही अनुपात पावर फैक्टर होता है, जिसको हम cos फाई के नाम से भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना। ये तो अभी पिछली जस्ट था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पी ये आ जाएगा, पी आर आ जाएगा और पी टी है, ये नहीं कि पी वन है, ये पी टी है, ठीक है ना। वो ये बन जाएगा, ये देखो इस तरह से एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा पी ए हो जाएगा। एक इसको पी आर मान सकते हैं, इसको पी टी मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं पी आर। तो देखो ये तो वही समकोण त्रिभुज वाली समीकरण लगा देंगे अपन। पी ए का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है ना। कौन से, समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज नियम से लगा देंगे, समकोण त्रिभुज नियम से लगा देंगे। अपन को निकालना पी ए, तो पी ए बराबर हो जाएगा, इस सब का रूट हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 91, एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्र, ये तो कई बार बता चुका हूँ, तो हर्ट्ज आवृत्ति के, जिसको एच जेड से प्रतीत करते हैं अपन, किससे, एच जेड से। तो आवृत्ति अपन की हर्ट्ज से, आवृत्ति का मात्र हर्ट्ज से, और इसको एच जेड से प्रतीत करते हैं। और अपनी इंडिया की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज का मतलब क्या है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्र पूरे कर रहा है। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी, एक तो आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज है, एच जेड से इसको मतलब प्रतीत करते हैं, लिखते हैं, और 50 हर्ट्ज अपन के देश की आवृत्ति है। और कई बार अमेरिका की आवृत्ति पूछ लेता है, तो अमेरिका की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। कितनी है, कई बार प्रश्न पूछा है, एसएससी जेईएन में पूछा है, और कई बार यूपीसीएल में भी ये पूछ लिया है कि अमेरिका की आवृत्ति कितनी है। तो 60 हर्ट्ज याद रख सकते हैं, इंडिया की तो 50 हर्ट्ज है ही आपको याद, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 92,
एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकंड है, मतलब जो एसी धारा की समय है वो टी का मान दे रखा 0.02 सेकंड। इसकी आवृत्ति तो मैंने आपको पहले बताया एफ बराबर होता है 1/t, मान रख दो, टी का मान तो अपने पास है ही है, तो टी का मान कितना है 1/0.02, तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगी 2 जीरो, तो इसको काटेंगे तो 50 आंसर निकल का है, कितना है 5, तो 50 हट जाए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक विद्युत प्रेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं। देखो, एक प्रेस है जिस पे लिखा हुआ है 230 और 500 वाट, ठीक है ना। तो ये 230 वाट है, ये जो वोल्टेज है कौन से वोल्टेज का मान है, ठीक है। क्या ये आरएमएस मान है, क्या ये औसत मान है, क्या ये अधिकतम मान है, क्या ये तात्क्षणिक मान है। देखो भैया जी, हमेशा ये मान होता है, ये आरएमएस मान होता है, मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि जो कैलकुलेशन वैल्यू होती हैं वो हमेशा आरएमएस मान को प्रदर्शित करती हैं। तो ये ना तो ये औसत मान है, ना ये तात्क्षणिक मान है, ना ये मैक्सिमम मान है, ये केवल आरएमएस मान को प्रदर्शित कर रही है। तो जितनी भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं इलेक्ट्रिकल, उन पर जो भी वोल्टेज होते हैं वो हमेशा आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं। और आरएमएस मान क्या है, वी आरएमएस बता दिया पहले, वी मैक्सिमम को बाय √2 होता है, कौन सा आरएमएस वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, फॉर्म फैक्टर का अनुपात ये पहले भी आ चुका है पहली सीरीज में, तो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आरएमएस मान बटे औसत मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस मान, ठीक है ना, मान बटे औसत मान के अनुपात को अपन फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शुद्ध प्रतिरोध मतलब प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, के लिए निम्न कौन सा कथन सही है। पावर फैक्टर का मान 1 होता है, बिल्कुल भैया जी ये पहला ही कथन सही है। खर्च की हुई शक्ति शून्य हो ही नहीं सकती, उत्पन्न उसमें शून्य हो ही नहीं सकती, पावर फैक्टर का मान शून्य नहीं होता भैया, इकाई होता है, यूनिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो तो भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखो भैया जी, एक्सएल एक्सी बराबर जो अपना इम्पिडेंस होता है वो जेड बराबर होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल में। इनमें से जौन सा बड़ा हो उसी की हम वैल्यू को मान लेते हैं। अब लेकिन ये दोनों बराबर है, मतलब ये यहाँ पे हो गया 0 पूरा, तो z बराबर होगा √r² होगा r²। अब ये r2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा r, z बराबर आ जाएगा क्या r, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाए भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस की, जो ये जो कंडीशन है z बराबर r, इसको कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, आगे जब हम सर्किट्स पढ़ेंगे तो उसमें रेजोनेंस वाली आएगी कंडीशन, तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है जिसमें एक्सएल बराबर XC हो जाता है और उस स्थिति में z बराबर होता है r के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटिव प्रतिघात मतलब XC आवृत्ति के बढ़ने पर, देखो इस प्रश्न को पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। XC बराबर होता है 1/2πfc, ठीक है ना। तो ये XC व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/f के, तो आवृत्ति के बढ़ने से ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक घटेगा, तो घटना इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 97 का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टार संयोजन है, अच्छा स्टार संयोजन, इस टाइप का एक स्टार संयोजन, ठीक है ना। तो फेज धारा 100 एम्पियर, तो लाइन धारा देखो भैया जब कनेक्शन ही स्टार है तो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I, सारी धाराएं बराबर होती हैं, तो भैया जी लाइन धारा का भी मान कितना होगा 100, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। AC संकेतक का RMS मान दे रखा है हमने, ओके, इसका चरम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो देखो BRMS होता है कितना, B मैक्सिमम बाय √2। अब ये हमें मान दे रखा है ये वाला, तो रख दो, इसकी जगह रख देते हैं 10,
ठीक है ना, 10 रख दो बराबर वी मैक्सिमम बाई रूट टू, तो वी मैक्सिमम इससे गुना हो जाएगा, 10 गुना रूट टू गुना हो जाएगा और वी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, और रूट इसका मान होता है 1.14 इंटू 10 करेंगे तो लगभग 14.14 वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आरएमएस मान दे रखा है और चरम मान का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सीधा सा फॉर्मूला बी आरएमएस बराबर बी मैक्सिमम बाई रूट टू, बी आरएमएस का मान रख दो, बी मैक्सिमम को ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो 14.14 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर अभी पिछली वीडियो में और पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आई आर एम एस बटे आई एवरेज, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या है, आई आर एम एस बटे आई एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट देखो, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, एक आदर्श धारा स्रोत है जिसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उच्च आवृत्ति में प्रेरक प्रतिघात का मान, देखो प्रेरक प्रति इंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो ये एक्सएल हो जाएगा बराबर होता है 2πfc। ठीक है ना, तो उच्च आवृत्ति मतलब आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान भी बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा बड़ा, तो ए ऑप्शन इज द। देखो दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक्सएल के केस में तो रखना 2πfl, ठीक है ना, और एक्ससी के केस में रखना 1/2πfc, ये दो फॉर्मूले रटने बस। ठीक है ना, इसी के अनुसार अपन जो प्रतिघात है और उसकी आवृत्ति में अपना रिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो एक्सएल समानुपाती होगा एफ के, और एक्स की व्युत्क्रमानुपाती होगी एफ के। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 102 में होगा ए बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उसी के अनुरूप अपन का जो प्रेरक प्रतिघात है वो भी बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य है भाई, उसकी आंतरिक चालकता शून्य होती है, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, देखो विशिष्ट प्रतिरोध पहली बात तो किसी पर डिपेंड नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है कि किस तरह का मटेरियल यूज ले रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहेगा, बिल्कुल सही बात है, और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ऑप्शन क्या डी। तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। क्रॉस सेक्शन इस पर तो निर्भर नहीं करता, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, ये भी गलत है। निश्चित तापमान पर स्थित रहेगा, यदि टेम्परेचर फिक्स कर रखा है हमने तो उस पर तो फिक्स रहेगा, और ये पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द सुटेबल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, त्रिकला स्टार संयोजन में वोल्टेज नीचे वर्णित जितने को, त्रिकला स्टार संयोजन है जिसमें वोल्टेज का वेरिएशन पूछ रहा है, कौन सा है, त्रिकला स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन, पता है स्टार कनेक्शन में वोल्टेज तो अलग अलग वो होते हैं, तो बी पर फेज होता है, बी मैक्सिमम बटे √3, ये बी एम पूछ रहा है, तो बी एम हो जाएगा √3 और बी पर फेज। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 3 इंडक्टेंस हैं श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो कुल प्रेरक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, सबको प्लस कर देना। इस तरह से 1 2 3 जुड़ रहे हैं तो सबको जोड़ देना है केवल, तो ऑप्शन 9.9 mH इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 107, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इम्पीडेंस ट्रेंगल के लिए किस चीज़ का होना अति आवश्यक है। देखो ये Z है, ये R है, ये X है, कैसे भी कर सकते हैं इनको इंटरचेंज, इसको X मान लो, इसको R मान लो। ठीक है ना, तो भैया यदि Z बराबर हो जाएगा √r² प्लस के x²। किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इम्पीडेंस चाहिए भैया जी, रेजिस्टेंस चाहिए और रिएक्टेंस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है किस में, इम्पीडेंस ट्रिंगल में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज किस में होता है, मतलब जितना लाइन का वोल्टेज है VL है उतना ही B पर फेज है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया किस में होती है, ये प्रक्रिया होती है डेल्टा कनेक्शन में। किस में होती है, डेल्टा कनेक्शन में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए भैया जी। आदर्श वोल्टेज का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो सके, ठीक है ना। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अनुकंपन रेजोनेंट घटित होने के लिए, मैंने आपको पहले बताया, जो रेजोनेंस की क्रिया है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एल और सी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब XL बराबर XC के होगा तभी ये क्रिया घटित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आएगा भाई। एल की भी रिक्वायरमेंट है और अपन को सी की भी रिक्वायरमेंट, दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, तभी जाके आगे की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज, देख कैपेसिटर की बात करते हैं अपन, कैपेसिटर किसकी बात कर रहे हैं, सी की। तो हमेशा सी में तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर तो लीड करती है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दी, एल में तो लैगिंग रहेगा, क्या रहेगा, एल में लैगिंग, सी में रहेगा लीडिंग, सी में क्या रहेगा, लीडिंग। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब वैद्युत सामर्थ्यता की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचरण ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है। देखो भैया जी, इसका कहने का मतलब है कि यदि ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम, और ट्रांसमिशन करने पर यदि ट्रांसमिशन की क्षमता अपन को बढ़ानी है तो किस राशि को बढ़ाकर अपन ट्रांसमिशन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो भैया जी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, यदि पावर फैक्टर को बढ़ा देंगे हम, ठीक है ना, तो भी अपन का ये दोनों को बढ़ाना है अपनी, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये दोनों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब यदि पावर फैक्टर को बढ़ा देंगे अपन तो भी ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ जाएगी, और यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे तो भी ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ने लग जाएगी। तो मतलब यदि आपको ट्रांसमिशन या संचरण लाइन की क्षमता को बढ़ाना है तो अपन को दो कार्य करने पड़ेंगे। कौन कौन से, या तो पावर फैक्टर को बढ़ाओ और या फिर वोल्टेज के मान को बढ़ाओ। इसलिए तो हमेशा जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे किया जाता है, 132 kV पे, 11 kV पे, 33 kV पे। क्यों, ताकि उसकी जो संचरण क्षमता है या जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि पावर फैक्टर को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो सीधा सा आंसर इसका सी के द्वारा, मतलब संधारित्र के द्वारा, क्योंकि ये लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। किस पे करता है, लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब ये पावर फैक्टर के मान को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डीसी सर्किट के सभी रूल एवं लो एसी सर्किट के लिए लागू होगा तब एसी सर्किट खालिस्तान धारण किए होगा। देखो, हम चाहते हैं कि जो डीसी के लो हैं, जो डीसी के नियम हैं, सारे के सारे एसी पे लागू हों। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, मतलब उसके लिए एक ही आवश्यकता है कि सबका हम रेजिस्टेंस निकाल लें, सबको हम प्रतिरोध निकाल लें, तो तब हम रूल अप्लाई कर सकते हैं डीसी वाले एसी सर्किट में। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रतिरोध केवल। यदि हमको सबका रेजिस्टेंस ज्ञात है तब हम जो डीसी वाले रूल हैं वो एसी में अप्लाई कर सकते हैं। केवल कौन सी कंडीशन है, जब अपन के पास उनका प्रतिरोध ज्ञात हो, तो प्रतिरोध केवल ज्ञात की। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार इसमें बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि दो चालक तार एक ही दिशा में, ये कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है दूसरा कंडक्टर, ये दोनों चालक तार हैं जो कि धारा ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, करंट ले जा रहे हैं। ये I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं।
तो ये पूछ रहा है कि यदि कोई चालक तार एक ही दिशा में ले जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे। तो भैया जी ऐसी स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे भैया जी, चालक एक जो चालक तार हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी के कारण तो जितने हाई वोल्टेज होते हैं उनमें डिस्टेंस उतनी ही बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वो चालक एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। फिर उस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाती है। देखो आप जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे ना उतनी तारों के बीच में डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो कारण यही है क्योंकि चालक एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते, क्योंकि उनके चारों ओर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होने लग जाता है। जब ये चुंबकीय फील्ड आपस में टच होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ये, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होगा। देखो आरसी मतलब रेजिस्टेंस है इसमें, और दूसरा है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। देखो रेजिस्टेंस का तो यूनिटी होता ही है, लेकिन इसका होता है लीडिंग। क्या होता है भैया जी, ये लीडिंग, लीडिंग को कहते हैं अग्र पावर फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन हो जाए, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। 116 क्वेश्चन हमने अब तक इस सीरीज़ में पुटअप कर लिए हैं। जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगा। लगभग 160 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। आई एम श्योर ये सारी सीरीज जो भी सीरीज हैं इनसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको वीडियो को देख के ही आपको थोड़ा लगा होगा कि अच्छा हमको मिल रहा है मटेरियल जो भी। तो मैं भी आपके साथ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और ऐसी ही अच्छी वीडियो अच्छी सीरीज़ में आपके लिए लाता रहूँगा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई उसके लिए तो बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।